सुस्वागतम दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले 2 पाठ हमने पढ़े हैं इसी चैनल के माध्यम से और मुझे लगता है कि आपकी समझ में भी आया होगा। कुछ सलाह, कुछ सुझाव भी मुझे मिले हैं। कुछ छात्रों के कुछ प्रश्न हैं जिन पर भी हमने चर्चा की है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह सफ़र का साथी और सिरदर्द, कक्षा 10वीं लोकवाणी, इस पाठ्यपुस्तक का पाठ तीसरा, सफ़र का साथी और सिरदर्द। इसके लेखक है राम नारायण उपाध्याय। इस पाठ में लेखक ने जो सफ़र के समय अखबार मांगकर लोग पढ़ते हैं उनके बारे में, जो अनावश्यक बातें करते हैं उनके बारे में, बिना मांगे सलाह देते हैं, ऐसे लोगों पर बहुत करारा व्यंग किया है और ये भी बताया है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने की, हमें समझाने की कोशिश की है किस प्रकार से ऐसे लोगों से बचा जाए। हम पाठ की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको देखने को मिल सके, आप समझ सके कि एक नया वीडियो इस पाठ्यपुस्तक के आधार पर पोस्ट किया गया है। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो पाठ तीसरा, कक्षा 10वीं लोकवाणी, इस पाठ्यपुस्तक से सफ़र का साथी और सिरदर्द। लेखक है राम नारायण उपाध्याय। इस पाठ की जो विधा है वो है हास्य व्यंग निबंध। हास्य व्यंग के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें लेखक ने बताने की कोशिश की। और एक बात आपको बता दूँ कि पिछला जो वीडियो बनाया था खोया हुआ आदमी, वो थोड़ा लंबा हो गया था, बड़ा हो गया था, इसलिए हम जो बड़े पाठ हैं उन पाठों के 2 भाग करेंगे और 2 भाग करके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि सुनने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं पाठ तीसरा, सफ़र का साथी और सिरदर्द। आपने सफ़र तो किया होगा और सफ़र करते समय कुछ अपरिचित लोग हमारे साथ सफ़र करते हैं। कुछ अपरिचित ऐसे होते हैं जिनको बात करना बेहद पसंद होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि बिना वजह बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पर लेकर वो आपसे जानबूझकर चर्चा करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते। आप उनको, चाहे आप उनसे बात करें ना करें, लेकिन वो आपसे बात करते हैं, तरह तरह की सलाह भी देते हैं और उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है, हर बात के बारे में ज्ञान होता है उनको। ऐसे बहुत सारे लोग, बातूनी लोग हमें सफ़र में मिलते हैं। बहुत मज़ेदार लोग होते हैं कुछ। तो ऐसे ही कुछ किस्से लेखक के साथ में हुए एक सफ़र में और उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है, इसलिए चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास से लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते वृक्षों के साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब लेखक को सफ़र का आनंद लेने को मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जब चलती ट्रेन में से नदियाँ गुज़रती है नीचे से और हम किसी पुल से गुज़रते हैं ऊपर से, और कभी दूर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वृक्ष पीछे भाग रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। तो उनके साथ में लेखक को बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो मेरी निगाह चुरा रहा। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों में का अंतरंग हाथ साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, ये मुझे कतई पसंद नहीं। जब लेखक यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय कुछ लोग जो होते हैं ऐसे देखने को मिलते, कोई निगाह चुराता है, जो देखकर अनदेखा करता है। मैं किसकी ओर अगर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सभी बातों पर हमारे साथ जो सहयात्री होते हैं वो अगर निगाह रखें, ध्यान दें, निरीक्षण करें तो लेखक को पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य
किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पाँव टिकाए बच्चों को देखने में उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। मतलब लेखक दूर के दृश्य देखते हैं। जब सफ़र हो चलता है, खिड़की में बैठकर दूर दूर के दृश्य लेखक देखते हैं, तभी अचानक के क्या हो जाता है, कोई पास में एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर कुछ बच्चे होते हैं, जो बच्चे पेड़ के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और लेखक का दूर से दृश्य पर से नज़र हट जाती है और उन बच्चों की तरफ नज़र आ जाती है। और लेखक इस प्रकार से सोचते हैं कि वो जो देखने वाले दृश्य था दूर का, वो दृश्य गायब हो जाता है उनकी आंखों से, उन बच्चों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या देख रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी का आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। किसी दूर से बहती हुई नदी दिखाई देती है और तभी बीच में होता है कभी पहाड़ी आ जाती है, और पहाड़ी आने के कारण जैसे हम कोई सुंदर दृश्य देखते हैं और तभी अगर आँख में कंकड़ चला जाए, तो जिस प्रकार से हमारा सारा जो सौंदर्य देखने का, दृश्य देखने का जो मज़ा था होता है, वो जैसे किरकिरा हो जाता है। वैसे ही कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के और छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि लेखक सफ़र कर रहे हैं, उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की जो एक कतार होती है, कतार देखते हैं, उसका और छोर मतलब इसकी शुरुआत कहाँ हुई, उसका अंत कहाँ होता है, वो देखना चाहते हैं। इसी बीच क्या होता है कि रेल किसी गुफा में प्रवेश करती है। आपको पता है ना, टनल, पहाड़ी के बीच में से बना हुआ रेल का रास्ता, तो उसमें से अगर ट्रेन जाए तो, रेल जाए तो आकाश तो दिखाई नहीं देता, तो सुंदर दृश्य देखने से हम वंचित हो जाते हैं। किसी सुरंग में से हम जाते हैं तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा मन लाचारी से भर उठता है और उस लकीर में से निकलने के लिए बाध्य हमें होना पड़ता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की के बाहर मुंह लटका कर बैठ जाता है। तो लेखक ऐसा कहना चाहते हैं कि बस की यात्रा उनको पसंद नहीं। उसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि जो उनके पास में बैठा हुआ आदमी है वो हमारा मनपसंद मतलब हमारा चहेता हो, हमारे पास आसपास वाला हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह, मतलब जैसे घर में पत्नी रूठ जाए, उनको कितना भी मनाओ वो मानती नहीं, तो उस प्रकार से वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अगर आप उसको प्रश्नों के ज़रिए कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करें तो बस हाँ हूँ में जवाब देता है, वो बस हाँ इतना ही जवाब देता है, और वापस वो जवाब देने के बाद वापस खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है और खिड़की से बाहर देखने लग जाता है, जैसे वो आपको पहचानता भी ना हो। आपसे बात करने में उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वो अपनी बात तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं कि आप चाहे उसकी बात सुने या ना सुने, वो अपनी बात सुनाता रहता है, और वो तब तक सुनाता रहता है जब तक या तो वो बात करने वाला या बात सुनने वाला किसी स्टेशन पर उतर न जाए, तब तक वो बातें करता रहता है। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है, कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वाले की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। तो सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करना उनको पसंद नहीं, एक्सप्रेस में यात्रा करना उनको पसंद है, क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन क्या होती है कि वो आगे निकल जाती है। उस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति होता है, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति,
जो अपने बराबरी वालों की अपेक्षा करते हैं, मतलब उनसे बात करना छोड़ देते हैं और बड़ों के साथ में बातें करने लग जाते हैं या बड़ों के साथ में चले जाते हैं, इस प्रकार से वो सुपरफास्ट ट्रेन होती है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। और एक्सप्रेस क्या होती है कि हर स्टेशन पर रुकती है, हर स्टेशन हर दोस्त से मिलती है। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है वो हर दोस्त से मिलता है, हर एक से बात करता है, उसी प्रकार सबको अपने हृदय में स्थान देती है। और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा। और जब चलने निकलती है तो एकदम धीरे से, जैसे कोई विदा ले रहा हो किसी अच्छे दोस्त से। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहा हो। तो रेल की खिड़की में से देखना सफ़र करते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेखक को बहुत पसंद है। वो पहले एक बाइस्कोप, एक मेलों में या ऐसे बाज़ारों में कोई बाइस्कोप वाले आते थे लोग, तो उसमें क्या होता था कि ऐसे छोटी सी जैसे थिएटर होता है, उससे छोटा सा डिब्बे वाला थिएटर होता है, उसमें से ऐसे दोनों हाथ लगाकर हमें वहाँ पर चित्र या छोटा मोटा पिक्चर दिखाया जाता था, उसको बाइस्कोप कहा जाता था। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि हम वो उसमें से देख रहे हैं, उस डिब्बे में से, बाइस्कोप में से बाहर दुनिया, पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, मतलब पूरा पिक्चर, पूरी फिल्म हम देख रहे हैं, इस प्रकार से लगता है। लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते हुए अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मतलब आप समाचार पत्र लेकर बैठने जाते हैं अपनी ट्रेन की उस सीट पर, उतने में कोई सामने वाला बस आपका इंतज़ार ही करता है। कोई वर्तमान पत्र लेकर, समाचार पत्र लेकर आएगा, और कब वो लेगा तो वो आपके साथ में बैठने वाला, सफ़र करने वाला जो यात्री है, वो आपका इंतज़ार ही कर रहा होता है कि कब आप समाचार पत्र लेकर जाएंगे, और वो आप कब से आपका समाचार पत्र मांगेगा। और वो आपसे पूछता भी है, आपसे ये वर्तमान समाचार पत्र भी मांग लेता है कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ। भले ही आपने उसे अभी अभी ख़रीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी ना देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथ में होगा। आप चाहे उसको देना चाहें ना देना चाहें, लेकिन वो सामने वाला वो पूछता है कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ, और इतना कहती वो आपके हाथ में से लेता है। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। आपके हाथ से अखबार निकल गया तो निकल गया। अब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि आपने खरीदा हुआ, एक भी पन्ना ना पलटा हुआ जो अखबार है, जो समाचार पत्र है, वो आपको कब मिलेगा, जो आपका अपना है। और आप इंतज़ार करते रहते हैं। तब वे सज्जन जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। तभी क्या होता है कि उनको एक जमाई आती है, वो अब पढ़ कर क्या हो गए थे, उकता गए हैं। अब वो समाचार पत्र पढ़ना नहीं चाहते। इतने में क्या होता है कि कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति उनसे समाचार पत्र मांगता है। वो भी इस शान से उनकी तरफ समाचार पत्र अखबार बढ़ा देते हैं कि जैसे मानो उनकी संपत्ति थी, उन्होंने खरीद कर लाए थे, और वो दे देते। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मतलब एक पन्ना किसके पास, एक पन्ना उसके पास, एक पन्ना तीसरे व्यक्ति के पास। इस प्रकार से पूरे रेल के डिब्बे में आपके अखबार के पन्ने बिखर जाते हैं। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। तो ये बड़ा मज़ेदार प्रश्न है या मज़ेदार बात है कि जब समाचार पत्र लिया जाता है तो उसका उपयोग पढ़ने के लिए होता है, लेकिन जब आप रेल में सफ़र करते हैं तो आपको पता चलता है कि समाचार पत्र का उपयोग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय के पन्ने अपने सीट झाड़ते नजर आएगा। मतलब ललित निबंध के पन्ने या संपादकीय के पन्ने से वो अपने सीट झाड़ते हैं, साफ करते हैं। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं।
बेचारे समाचार पत्र छापने वाले भी ये नहीं सोच सकते कि उन्होंने जो समाचार पत्र बनाया है उसके कितने कितने उपयोग हो सकते हैं। तो यहाँ तक हम पहले भाग में ये पाठ पढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो भाग आएगा, भाग दूसरा, उसमें हम इससे आगे वाला पाठ पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक रंगीन परिच्छेद आया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। इस रंगीन परिच्छेद पर एक सामने कुछ कृतियाँ दी गई है। उन कृतियों में है पहला प्रश्न, तो प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सफ़र में समाचार पत्र की स्थिति। इस परिच्छेद में जो स्थिति दी गई है उसका हमें यहाँ पर 4 कृतियों में उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सफ़र में समाचार पत्र के होने वाले उपयोग। तो कुछ सीट झाड़ने वाला या भोजन करना, ऐसे जो उपयोग है वहाँ पर हमें लिखने होंगे। तीसरा प्रश्न जो उसमें लिखा है, सूचना के अनुसार लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द ढूंढकर लिखने हैं। समुच्चारित जिनका उच्चार समान है ऐसे, और जिनके अर्थ भिन्न है, मतलब उच्चार सेम है, एक जैसा है, उच्चार एक लेकिन अर्थ अलग अलग, अर्थ भिन्न, ऐसे शब्द लिखकर ढूंढकर आपको लिखने हैं। और परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म आपको ढूंढकर लिखने हैं। शब्द युग्म आपको पता है ना, शब्दों की जोड़ियाँ, जैसे अभी अभी है, एक दूसरे हैं, इस प्रकार से। तो देखते देखते हैं, इस प्रकार से जो शब्द युग्म है ये आपको ढूंढकर लिखने हैं। और चौथा प्रश्न है, समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में आपके विचार। आपको क्या लगता है कि समाचार पत्र की आवश्यकता है या नहीं है, या किस प्रकार से समाचार पत्र उपयुक्त है। तो दोस्तों, आज के इस पाठ में इतना ही। भाग 1 में, भाग दूसरा जो है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।